नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। दिनांक 21 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स, आरपीएससी की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए एक कंप्लीट बूस्टर है जो आपकी तैयारी को आगे बढ़ाता है। तो पूरे सिलेबस को ध्यान में रख करके मैं ये करवाता हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और आज का गीता का ज्ञान जो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि ये हमें एक राह देता है और हमारे कर्तव्य पथ पर हमें लगाए रखता है। ठीक है, तो हमने सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बात की थी कि जो पंडित लोग हैं वो इन दोनों को एक ही मानते हैं। ठीक है, आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि यत सांख्ययी प्राप्यते स्थानम तत् तत् योगेरपि गम्यते। ठीक है, अर्थात यत सांख्य, जो सांख्य योग के माध्यम से, जो सांख्य योगी जो है, सांख्य ही किसके लिए बोला है? जो सांख्य योग का धारण करते हैं। तो सांख्य योगी जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो चीज प्राप्त की जाती है, मतलब फाइनली उनको जो चीज मिलती है, ठीक है, या जो जिस स्थान तक या जिस तत्व तक वो पहुंचते हैं, तत् वही तत् योगे। देखो, तत् योगे में आपके संधि हो गई है और यहां पर ये क्या बन गया? तदयोग। तदयोग है ना, और इसको हमने क्या बोला? तद्योग। इस तरह से हमने लिख दिया, दिख रहा है ना? तो दय का तय हो जाएगा, तो तय का दय हो जाता है, तीसरा पद जो है इसमें बन जाता है। तो जब ये आता है सामने और इधर आपके प्रथम वर्ण हो क च ट त प में, और उसके सामने अगर ये आता है तो उसका तृतीय वर्ग जो है बन जाता है अपने ही वर्ग का। तो तय का तृतीय वर्ग दय होता है, तद्योग। और यहाँ पर योगे था और विसर्ग था तो विसर्ग का र बन जाएगा और वो र अपी में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर डबल संधि है, तत् योगे है रपि गम्यते। तो जो सांख्य योगी जहां तक पहुंचते हैं वहीं तक कर्मयोगी भी पहुंचते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे लिखते हैं, एकम सांख्यम च योगम च। दो बार च का प्रयोग किया है। देखो, एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों एक ही हैं। सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों एक ही है। यह पश्यति स पश्यति, बहुत ही अच्छा प्रयोग। यहां पर एक ही शब्द का दो बार किया गया लेकिन अर्थ अलग अलग है। यह पश्यति मतलब जो देखता है, स पश्यति मतलब जो सही देखता है। अर्थात जो यह देखता है कि सांख्य योग और कर्मयोग एक ही है वो ही सही देखता है, और जो इनको अलग अलग देखता है वो गलत देखता है। ये इसका मतलब कहना है। तो दोस्तों, जीवन में चार चीजों की तरफ हम ध्यान देते हैं जब हम सांख्योग और कर्मयोग की बात करते हैं। पहला है जीने की इच्छा से मुक्ति। ठीक है, जीने की इच्छा से मुक्ति। दूसरा, मरने के भय से मुक्ति। ठीक है, तीसरा, वस्तुओं की इच्छा, वस्तुओं की इच्छा से मुक्ति। और चौथा जो है करने का राग। ये चार चीजें हैं जिनसे आपको मुक्ति मिलती है। कोई नहीं बताएगा, इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करेगा कभी। आज के जमाने में तो खास करके आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कह देंगे अगर आप ऐसी बात करोगे। तो इसको समझना, ये दो जो शुरुआत के हैं ये आपको सांख्य योग दिलवाता है, क्योंकि सांख्य योग ज्ञान योग का ही एक भाग है। आप ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से, विवेक के माध्यम से अपने मन से संशयों को नष्ट करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो आत्मा है वो नित्य शाश्वत निरंतर है, वो कभी नष्ट होने वाला ही नहीं है। तब जब हमारा आत्मा, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो हमेशा प्रभावमान है, तो फिर जीने की क्या इच्छा करना? मतलब हम तो वैसे ही जीवित हैं। आपके मन में जो आत्मा है वो कभी नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुते। ये कहा गया है। तो न तो इसको कोई शस्त्र काट सकते हैं, न इसको आग जला सकती है, ना जल इसको गला सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है। बिल्कुल, है ना? तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है जब विवेक आ जाता है मन में। तो आप मतलब हम जीवित हैं, जीने की क्या इच्छा करना। दूसरा, मरने का भय। हमारे इस नश्वर शरीर के लिए, हमारे नश्वर शरीर के लिए हम सोचते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, तो मरने का भय हमको है। लेकिन आपको पता है कि ये नष्ट होना है। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नव्यानि गृह्णाति नवानि देहि। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये देह करती है। तो ये नित्य शाश्वत देह जो है ये इस बार बार बदलने वाले शरीर को छोड़ती रहती है। तो इससे जब आपको विवेक आ जाता है सांख्य योग में, तो आप इन दोनों को छोड़ देते हो, पहली चीज। ठीक है, अब इच्छाओं में सभी प्रकार की इच्छा है। तो जो सांख्य योग का पालन कर रहा है वो वस्तुओं की इच्छा को भी छोड़ देता है, जो कर्म योग में आपको करना पड़ता है। कर्म योग में आप किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा को छोड़ते हो।
इसके लिए आप क्या करते हो, आपको जिस वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको आप दूसरों के लिए खर्च करना शुरू, मतलब धन प्राप्ति की इच्छा है, आप एक काम करो, धन प्राप्ति की इच्छा है तो आप एक काम करना शुरू कर दो कि धन को दूसरों के लिए खर्च करना शुरू कर दो। मतलब हो सकता है जीवों के लिए, दया के लिए, और कोई व्यक्ति है अपने जीवन का निर्वाह करने योग्य आप खर्च कीजिए अपने ऊपर, और बाकी जितना भी धन हो आप उसको दूसरों पर खर्च करो, ना तो चोरी का भय रहेगा, ठीक है, और मन को एक अद्भुत शांति भी मिलेगी। और दूसरा, करने का राग। अब जब आपकी किसी चीज के प्रति इच्छा ही नहीं रही, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, तो करने का राग कहां से? राग मतलब आपकी एक राग होता है ना, प्रेम, भाई यार मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो वो प्रेम भी आपका खत्म हो जाएगा फल प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो ये चार चीजें होती है। तो जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग दोनों को एक ही देखता है, किस रूप में? फल रूप में। फल रूप का मतलब क्या होता है? क्या फल जो है दोनों का एक जैसा है? बिल्कुल। सांख्य योग भी आपको परम तत्व तक ले जाता है और कर्म योग भी आपको परम तत्व तक ले जाता है, क्योंकि दोनों ही त्याग पर आधारित है, दोनों ही ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। चलिए, बिना ज्ञान के आप सांख्य योग का कर्म योग का पालन नहीं कर सकते, और बिना त्याग के आप जो है सांख्य योग का पालन नहीं कर सकते, दोनों एक ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के अंतर्गत जो है पट्टे पर दिए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ये तीनों ही हवाई अड्डे जो है जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, तीनों ही अडानी ग्रुप के पास में जो है 6 जो है एयरपोर्ट्स की बोली लगाई गई थी, और अडानी ने जो है इनकी बोली सबसे ज्यादा लगाई थी। तो अडानी ग्रुप ने इन तीनों को चालू करने की मंजूरी दे दी है। परिचालन अब इसका जो है पीपीपी मोड पर होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जयपुर भी सम्मिलित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो किसने दिया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। जो हमारा एएआई अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अधीन अभी जो 3 हवाई अड्डे हैं इनको अब पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 50 साल तक अदानी एंटरप्राइजेस इन तीनों का रखरखाव करेगा, ठीक है। इन्होंने जो है सबसे ज्यादा बोली लगाई थी और इसीलिए इनको ये दिया गया है। इसके साथ ही क्या होगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जब साथ मिलकर के काम करेंगे तो न केवल निजी क्षेत्र से बहुत सा पैसा आएगा, बल्कि तकनीकी ज्ञान और बाकी चीजों से सेवा की आपूर्ति अर्थात सर्विस डिलीवरी, विशेषज्ञता, ठीक है, और उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप और व्यावसायिक कौशल, जो आपको अपने बिजनेस के लिए जो कौशल चाहिए वो दक्ष हो जाएगा और बेहतर सुविधा हमारे यात्रियों को मिल पाएगी। एआईआई के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे भी वर्तमान में पीपीपी मोड पर ही काम कर रहे हैं, और उनको बहुत पहले ही, लगभग 1 दशक पहले पट्टे पर दे दिया गया था। उसके बाद से ये दोनों ही जो है एयरपोर्ट क्वालिटी जो अश्योरेंस है, एएसक्यू सर्वे जो होता है, ठीक है, एएसक्यू सर्वे के अंदर ये दोनों काफी बेहतर रहे हैं। टॉप 5 जो है एयरपोर्ट्स के अंदर इन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो उसी तरह उम्मीद करते हैं कि ये तीनों जो हमारे हवाई अड्डे हैं इनमें भी बेहतर सर्विस डिलीवरी अब हो पाएगी। दूसरा प्रश्न राजस्थान का ही है दोस्तों। राजस्थान में आपका अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लागू हो गया है। कब से? 19 अगस्त से। 19 अगस्त 2020 से अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट को मंजूरी मिल गई है। इससे पहले राष्ट्रपति जी ने जुलाई 2020 में इसको अनुमति दी थी, सॉरी जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 में बिल को मंजूरी दे दी गई थी। और अब जो है आपके अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लागू होने से आपको सभी को पता है, आप जमीन खरीदते होंगे, तो अगर आप किसी एक, जैसे मान लो 100 गज का प्लॉट खरीदते हो और उस पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हो तो आपकी जमीन की भी रजिस्ट्री होती है और मकान की भी होती है। लेकिन जब आप किसी अपार्टमेंट का जब रजिस्ट्री करवाते हो तो आपको केवल रजिस्ट्री किस चीज की होती है? केवल ऊपर बनी हुई बिल्डिंग में जो भी आपका हिस्सा है उसकी, आपको नीचे की जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या होगा, मान लीजिए 1000 वर्ग गज पर 50 फ्लैट्स बने हुए टोटल मिलाकर के एक बिल्डिंग में, ठीक है, तो क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को 20 गज के हिसाब से जो है भूमि भी रजिस्ट्रेशन में मिलेगी। तो बराबर इक्वली उनकी जो मात्रा है, अगर फ्लैट डबल वाला है, सिंगल है, उस हिसाब से पूरा बांट करके मान लो 50 फ्लैट बराबर के हैं तो 20 गज हर एक व्यक्ति को रजिस्ट्री में फ्लैट के साथ में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्ट 19 अगस्त 2020 से लागू हो गया है। और अब जो है इसके साथ ही जमीन के भी हकदार बन जाएंगे हमारे वे सभी लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो नगरीय विकास विभाग द्वारा इसके नियम जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही लोगों को पट्टा मिल सकेगा, पट्टा नहीं, ये पट्टा है, प्राधिकरण जो हमारा जेडी है वहां से पट्टा मिल सकेगा। पट्टा मिलने के बाद जमीन में भी इनकी हिस्सेदारी होगी। 2003 में भाजपा सरकार ने प्रारूप तैयार किया, 2015 में उन्होंने ही बिल पेश किया और 24 अप्रैल 2018 को केंद्र को भेजा। 2 बार इसको संशोधित करने के बाद भेजा था। 3 जुलाई को इसका जो है राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी थी और अब इसके नियम बनने से आपके यहाँ पर अपार्टमेंट ओनरशिप का जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों, अच्छी चीजों की कद्र करें,
ठीक है, मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 3 डेमो मैंने डाले हैं, लेकिन अफसोस है कि बच्चे अच्छा मैटर नहीं पढ़ना चाहते हैं। कम से कम आप उनको देख करके शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। जो छात्र एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर कोर्स है। आईएएस, आरएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यहां तक कि आप पटवारी की भी तैयारी कर रहे हो। देखो, अगर आप चीजों को अच्छे लेवल पर पढ़ोगे ना तो आपको बार बार तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी समझ विकसित आपको करनी है कि किस तरह से चीजों को पढ़ना है, और वो यही मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। तो आज ही मेरे साथ जुड़े और अपनी हिस्ट्री को इतना तैयार कर लें कि फिर कभी जब आप कोई प्रश्न उससे जुड़ा देखें तो आप निश्चित रूप से उसको कर पाए। ठीक है, इसके अलावा एसीएफ के छात्रों की डेट आ गई है तो वो अपने कोर्सेज यहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का कोर्स हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, राजस्थान इकोनॉमी हो, इंडियन इकोनॉमी, हमारा राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू का टेस्ट सीरीज है, ये सारे आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आज ही जो है इन्हें ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कोविड-19 के दौरान वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 रोग की उत्पत्ति और प्रबंधन के लिए काम करने वाली 8 टीमों को पुरस्कृत किया गया है भारत और अमेरिका द्वारा मिलकर। तो भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर के जो है वर्चुअल नेटवर्क पर जो काम करने वाली टीमें, मतलब कुछ अमेरिका के संस्थान, कुछ हमारे, उन्होंने साथ मिलकर के काम किया और अनुसंधान को आगे बढ़ाया, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। तो टोटल 8 ऐसी टीमें थी जिनको इसमें पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इनके द्वारा किए जाने वाले शोध कार्य क्या क्या है? एंटीवायरल कोटिंग्स, इम्यून मॉड्यूलेशन, अपशिष्ट जल में सोर्स कोविड-2 की पहचान करना, रोग को पता लगाने की तकनीकें, रिवर्स जेनेटिक्स की रणनीति, जो कि सभी जुड़ी हुई है कोविड-19 के उपचार और उसकी रोकथाम में। तो ये सारा काम इन्होंने किया। दोनों देशों की कुल 8 टीमों को इसमें लिया गया है। ठीक है, और इन टीमों ने मिलकर के और कोविड-19 से कॉप अप करने में बहुत मदद हमारी की है। ये काम किसने किया? IUSSTF। IUSSTF मतलब इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। ये एक फोरम है जो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, एक स्वायत्त संस्थान के रूप में। क्या करती है? दोनों सरकारों, हमारे शिक्षा क्षेत्र और उद्योग, इनके बीच में संपर्क स्थापित करके नई तकनीकों को एक साथ दोनों देशों में लागू करने का प्रयास करती है। अब वो चाहे प्रौद्योगिकी हो, विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर नवाचार या इनोवेशन से जुड़ी हुई चीजें हो। तो ये आपकी एक इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है जो ये काम करती है। उसने 8 टीमों को इसमें क्या किया है? सम्मानित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट्स आ गए हैं। अभी यहाँ पर ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगा, इस पर एक पूरा वीडियो में बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं कंप्लीट उसको पढ़ाऊंगा वहां पर। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 6000 अंकों के साथ में सबसे बड़ा सर्वेक्षण इस बार हुआ। 4242 शहर थे। ठीक है, इतने सिटीज को इस बार लिया गया और राजस्थान का एक शहर इसमें सबसे अव्वल रहा है। अब की बार पहली बार इतनी रैंकिंग हमने प्राप्त की है जयपुर ने। जयपुर अब की बार 28वें स्थान पर रहा है, 44वें से डायरेक्ट इसने छलांग लगाई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ का एक जो है जिला टॉप पर आया। हालांकि टॉप 20 में जगह नहीं बना पाया, 25 में भी नहीं बना पाया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जयपुर आने वाले समय में और बेहतर बन पाएगा। तो केंद्र सरकार की इस घोषणा में जयपुर ने बाजी मारी है। 28वीं रैंकिंग हमको मिली है, पिछले साल 44वां था। जोधपुर 29वें नंबर पे है और जोधपुर को फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी ऑल ओवर, जितनी भी सिटीज है बड़ी वाली, जो 10 लाख से ऊपर की जो सिटीज है, उनमें सबसे तेज काम करने के लिए जोधपुर को अवार्ड भी दिया गया है। जोधपुर को जो है कौन सा स्थान मिला? 29वां। कोटा को 44वां स्थान मिला है। तो टॉप 50 में हमारी 3 टीमें अब की बार सम्मिलित हो गई है। इंदौर चौथी बार जो है पहले नंबर पे रहा 10 लाख सिटीज में, 10 लाख से ज्यादा वाली जो सिटीज है उसमें, और चौथी बार पहला स्थान उसको मिला है। डेफिनेटली इंदौर बहुत बेहतर काम कर रहा है और आज देखने लायक भी है। ठीक है, दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत आ गया है। ठीक है, तो सूरत ने पीछे छोड़ा है अन्य देशों को, अन्य क्षेत्रों को। 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर अंबिकापुर, दूसरे स्थान पर मैसूर और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली, जो दिल्ली NDMC जो है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको इसमें मिला है। राजस्थान के 13 शहर जो हैं कुल मिलाकर के 100 स्थानों पर, टॉप जो 100 है उनमें यहाँ पर शामिल हुए इस रैंकिंग के अंदर। सॉरी, जो टोटल रैंकिंग है उसमें 13 शहर हुए। टॉप में एक उदयपुर आया 54वें स्थान पर 1 से 10 लाख में। ठीक है, 1 से 10 लाख में टॉप में यह है। स्वच्छता की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान ने 2 अंकों का सुधार करते हुए 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो टोटल 12 सिटीज जो 100 से ज्यादा ULB धारण करती है, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, उनमें 12 देशों में से 9वां स्थान हमारा है। पिछली बार 11वें पे थे, अब की बार 9वें पे। तो 2 अंकों की सुधार हमने किया है। यहाँ पर जो है महाराष्ट्र जो है यहाँ पर पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए
डूंगरपुर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक का अवार्ड दिया गया है और ये 20वें स्थान पर रहा है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। ठीक है, तो टॉप 20 में स्थान बनाने वाला एक बार तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है हमारा, दिल्ली का, सॉरी डूंगरपुर का। ठीक है, चलिए इस पर डिटेल में और बात कर लूंगा। अब ये 3-4 चीजें हैं जो आपकी याद करने लायक है, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य में किस स्थान पर देवनारायण पैनोरमा का उद्घाटन किया गया? पिछली बार आपके जो है राजस्थान इनोवेशन विजन जो है लॉन्च किया गया था, RAJIV, राजस्थान इनोवेशन विजन, ये लॉन्च किया गया था और उसी दौरान जो है एक प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है और कुछ पैनोरमास का उद्घाटन किया गया, वर्चुअल बहुत से प्रोग्राम आयोजित किए गए। तो आपके भीलवाड़ा में जो है देवनारायण जी का पैनोरमा भी अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनका 76वां जन्म दिवस था और उस दौरान सद्भावना दिवस मनाया जाता है पूरे देश भर में। इसी के उपलक्ष्य में कला, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग सबने मिलकर के एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसका नाम था डिजाइन कॉन्क्लेव 2020। क्या नाम है? डिजाइन कॉन्क्लेव 2020। तो ये एक वो प्रोग्राम है जो इस दौरान आयोजित किया गया। कुछ बहुत सी योजनाओं का ई लोकार्पण, क्योंकि अभी कर नहीं सकते कोविड-19 में, तो ऑनलाइन इसका लोकार्पण किया गया। जैसे कि राज्य सरकार की जो भाषा अकादमियां हैं, ठीक है, उनकी ओर से श्री गांधी जी की उपलब्धियों पर हिंदी सहित 6 भाषाओं में ई ब्रोशर्स को लॉन्च किया गया। बीकानेर आर्काइव्स म्यूजियम जो है उसके विकास कार्यों को लॉन्च किया। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से 12 में 5 दर्शक दीर्घाओं की शुरुआत की गई। ठीक है, बहुत से पैनोरमा, टोटल 5 पैनोरमा है। श्री गंगानगर में गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा बूढ़ा जोहड़ में, राजसमंद जिले में महाराणा कुंभा पैनोरमा माकलियावास में, भीलवाड़ा जिले में देवनारायण पैनोरमा आसिंद में, चित्तौड़गढ़ जिले में परशुराम जी का पैनोरमा मातरकुंडिया राशमी में और चित्तौड़गढ़ में ही वीर गोरा बादल का पैनोरमा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उल्कापिंड खोज अभियान के लिए भी एक प्रतियोगिता शुरू की है, जबकि जॉय का कप नाम से एक आनंद का कप, इसको कह सकते हैं, एक योजना जवाहर कला केंद्र के कलाकारों के लिए लॉन्च की गई है। तो एक साथ बहुत सारी योजनाओं को इसमें लॉन्च किया गया है। ओके, यहाँ पर फोटो नहीं आया मेरा, चलो कोई बात नहीं है। कुछ 48 के करीब जो है हमारे बहुत से पैनोरमास था, उनका एक फोटो था, वो मैं दिखाना चाहता था आपको, बट अब वो रह गया है, कोई बात नहीं है। फ्लैंक हमारी साइट है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण पे पूरा वीडियो मैं आपको दे दूंगा और याद करते रहो, पीछे का रिवीजन बहुत जरूरी है। एग्जाम के अब 1 महीने के बीच में आपको यही करना है, काम शांत रहिए बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल शांत रहते हुए अपनी पढ़ाई पर जुटे रहो, फालतू के कामों में इधर उधर मत लगो। अभी भी समय है, जो नए छात्र भी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपने पहले तैयारी कर रखी है, तो आपको अभी की जो रिसेंट तैयारी है वो मदद कर सकती है। बस अपनी तरफ से अपने आप को तैयार रखो, हेल्दी रहो, बीमार नहीं होना है, इधर उधर मत घूमो, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री रहो। ठीक है, तो चलिए शुभकामनाओं सही, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।